हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे टीचर्स विद चौहान। गाइस यहाँ पे हम कर रहे हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी की बुक जो कि घटना चक्र की है। चैप्टर नंबर 9 प्रदूषण पार्ट 6 की बात करेंगे। तो गाइस जैसे कि आप जानते हैं हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया है और अभी हम पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 9 पर, राइट। तो अब बचेगा चैप्टर नंबर 10 और विविध। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक हम कर चुके थे वहाँ की बात करते हैं। प्रदूषण हम कर रहे थे, ठीक है। तो लास्ट में हमने समुद्री प्रदूषण किया था, ध्वनि प्रदूषण किया था। नाउ अब हम करेंगे मृदा प्रदूषण। देखिए क्या हो रहा है कि उर्वरक जो होते हैं ना, फर्टिलाइजर्स, उनका बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से जो है प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। जैसे मृदा प्रदूषण होता है, इससे जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, ठीक है। तो इसका का जो प्रदूषण है ना, वो विभिन्न प्रकार की फसलों के माध्यम से मानव पशुओं की जो आहार श्रृंखला है ना, उसमें पहुंच जाते हैं। अब इससे क्या होता है, विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियां जो है मनुष्यों या पशुओं को हो जाती हैं। अत्यधिक अकार्बनिक उर्वरकों या जैवनाशकों के अवशेष भूमिगत जल संसाधनों को हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। क्या अकार्बनिक उर्वरक तथा जैवनाशक, ठीक है। अच्छा, अकार्बनिक पोषक जैसे फॉस्फेट हो गया, आपका नाइट्रेट हो गया। तो फॉस्फेट और नाइट्रेट जो है घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्या है, सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि जल में जो है ना पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब है नाइट्रेट पेयजल को भी क्या करता है, दूषित कर देता है। वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें तो अकार्बनिक उर्वरक या कीटनाशक अवशेष जो है मृदा के रासायनिक गुण है ना, उसको बदल देते हैं, ठीक है। अब भूमि के जीवों पर इसका क्या पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। मतलब जो ज़मीन के अंदर या ज़मीन में मिट्टी में जो जीव रहते हैं। और इसमें लिखा है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग के दुष्प्रभाव क्या है, यानी कि फर्टिलाइजर जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, दुष्प्रभाव। जैसे कि खाद या उर्वरक जो आप यूज़ कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, समुद्री प्रवाह में विषैला प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। फॉस्फोरस नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। और इसमें लिखा है जिससे शैवाल वृद्धि हो जाती है, जिससे क्या होता है, इसका दुष्प्रभाव देखिए क्या, कि मछली या समुद्र के जीवों के लिए विष की तरह ये काम करने लगता है। दूसरा, सूर्य के प्रकाश को रोकता है। यानी अगर एक तालाब के ऊपर सिर्फ शैवाल है तो सनलाइट जो आ रही है वो अंदर तक नहीं जा पाएगी तालाब के, ठीक है। अब इसमें का उपयोगी जो समुद्री घास है वो नष्ट हो जाती है और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसका, ठीक है। तो मृदा प्रदूषण चल रहा है हमारा। अब इसमें का जो उर्वरक हो गई या पीड़ानाशक हो गए, कीटनाशक हो गए, या फिर हो गया आपका शाकनाशी, ये मृदा के प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों को नष्ट करके क्या करते हैं, मृदा को यानी कि मिट्टी को बेकार कर देते हैं। अब इसमें का जो रासायनिक उर्वरक है, मृदा के जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना मृदा में, उसको भी ये नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जीव क्या करते हैं, मृदा में नाइट्रोजन परिवर्तन का कार्य करते हैं। अच्छा, उर्वरक अनुर्वरता में वृद्धि करते हैं, मतलब मृदा भी आपकी अनउर्वर हो जाती है। अच्छा, मृदा की जो जल धारण क्षमता होती है ना, वो भी कम हो जाती है, ठीक है। कुछ अंश जो है इसके ना फसलों में चले जाते हैं और फसल हम खाते हैं। तो मानव के लिए क्या है, ये मंद विष का कार्य करते हैं। मतलब वही फसलें फिर हम खाते हैं तो हमारे लिए ये क्या है, जहर की तरह धीरे धीरे जो जहर आपको लगता जाए। अब इसमें लगा कार्बोफ्यूरेन या मेथिल पैराथियोन फोरेट, फिर है ट्राई एजोफोस आदि का इस्तेमाल किसके लिए, पीड़ानाशक यानी कि कीटनाशक यानी कि पेस्टिसाइड्स के रूप में हम कहाँ करते हैं, कृषि में करते हैं। और ये जो रसायन है ना खाद्य पदार्थों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम खाते हैं उसे, तो मानव स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। और कुछ वर्षों में क्या होता है, अनेक कीटनाशकों को प्रतिबंधित किया गया था अभी कुछ वर्षों में। अच्छा, 2018 को अनुपम वर्मा समिति की सिफारिश के आधार पर क्या हुआ कि मंत्रालय है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 18 कीटनाशकों को क्या करा, भारत में प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है। तो इसमें जो 1 से 12 वाले जो कीटनाशक हैं, ठीक है, इसको क्या है तत्काल प्रभाव से, और जो शेष जो बचे 6 है ना, वो 2020 से प्रतिबंधित किए गए। मतलब इसने कहा जो आप ये पढ़ेंगे ना 18, तो इसने कहा है 1 से लेकर 12
तुरंत बंद कर दिए गए, प्रतिबंधित कर दिए गए। और जो बचे हुए 6 थे उसको कहा कि 2020 में प्रतिबंधित तक जो है प्रतिबंधित करना है। अच्छा, 1 से ये एक बार आप पढ़ लीजिए कौन कौन से। तो 1 से 12 में आते हैं आपके बेनोमाइल, राइल, डाइजीनोन, फेनारिमोल, फैंथियोन, लिनुरॉन, मेथॉक्सी एथिल मरकरी क्लोराइड, सोडियम साइनाइड, मैथिल पैराथियोन, थियोमेटॉन, ट्राइडेमॉफ और ट्राई फ्लूरेनिक। तो इतने तो इनने तुरंत ही प्रतिबंधित करवा दिए। और जो 2020 तक के लिए कहा कि आपको बंद करना है वो है एलेक्लॉर, फिर है डाइक्लोरोरवॉस, फिर है फोरेट, फॉस्फामिडोन, ट्राईएजोफॉस, ट्राइक्लोरफॉन। ठीक है, ये हैं जो 2020 तक के लिए थे कि बंद करने। अब इसने कहा मृदा प्रदूषण के प्रभाव की यहाँ बात करी, क्या होता है। देखिए, मृदा अपरदन होता है और किस वजह, बाढ़ और क्या है, सूखा पड़ता है। ठीक है, मृदा अम्लीकरण होता है, मृदा क्षारीकरण होता है, पादपों के अंदर प्रदूषकों का प्रवेश खाद्य श्रृंखला द्वारा जीव जंतु या मनुष्यों में प्रवेश कर जाता है। जल प्रदूषण होता है मृदा प्रदूषण से। ठीक है, और फिर क्या होता है, लेड यानी कि सीसा और आर्सेनिक से गंभीर बीमारियां होती हैं। फिर यहाँ लिखा है ये जो आपके हैं पेस्टिसाइड्स यानी जो कीटनाशक होते हैं, खतरनाक रसायन द्वारा उर्वरता में ह्रास कर देते हैं, फसल की गुणवत्ता खराब हो जाती है, राजस्व की हानि यानी पैसों की हानि होने लगती है। फिर इसमें क्या है, वनों की कमी होती है जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, जलवायु परिवर्तन होगा। अच्छा, अब आता है कि मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण से भी अधिक खतरनाक होता है। चलिए, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ लिखा है कृषि मृदा के कृत्रिम नाइट्रोजन उर्वरक। ठीक है, पादपों को नाइट्रेट के रूप में 33% क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। क्रमिक रूप से पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के रूप में निर्मुक्त होते हैं। ठीक है, दूसरा इसने लिखा है कि मवेशी, अब इसमें लिखा है फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है नाइट्रोजन प्रदूषण। ठीक है, अब यहाँ मवेशी अवशिष्ट जो होता है वो अमोनिया सह उत्पाद के रूप में निर्मुक्त होते हैं और क्या होता है, ये किस में बदलता है, ये इसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन प्रदूषण। ठीक है, फिर इसमें लिखा है कुक्कुट अपशिष्ट जो होता है अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक पर्यावरण में निर्मुक्त करता है और जिसकी वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन प्रदूषण। चलो, ये नाइट्रोजन प्रदूषण था। अब इसमें लिखा है गत वर्ष जारी इंडियन नाइट्रोजन असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ, 2010 में भारत में नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में कृषि मृदा का योगदान 70% से अधिक है। मवेशी द्वारा 80% अमोनिया का उत्सर्जन किया जाता है। वहीं कुक्कुट उद्योग द्वारा 2016 में क्या है, 0.415 टन अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक क्या होता है, निर्मुक्त किया गया। अब नाइट्रोजन प्रदूषण अब वैश्विक स्तर पर गहन पर्यावरणिक चिंता का विषय हो गया। 2019 में भारत नेतृत्व में क्या है, यूएनईए में नाइट्रोजन प्रदूषण पर एक क्या है, प्रस्ताव भी लाया गया है। ठीक है, तो इसमें लिखा है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। तो क्या होता है गाइस, ये तीनों ही होते हैं, जल प्रदूषण, मृदा, वायु प्रदूषण, तीनों ही होते हैं। ठीक है, तो इसका जो ये है ना गाइस पैराग्राफ, ये बिल्कुल सेम है जो अभी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, 2 मिनट पहले ही हमने पढ़ा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसने फिर वही भारत में क्या है, कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियोन, फॉरेट, ट्राईएजोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये रसायन जो इसने कहा कि कृषि में पीड़ानाशी के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर इसने देखिएगा ये जो है ना, इसमें लिखा है कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियोन हो गया आपका, फॉरेट हो गया आपका, ट्राईएजोफॉस आदि का इस्तेमाल पीड़ानाशक, कीटनाशक या पेस्टिसाइड के रूप में कृषि में किया जाता है। रसायनों का खाद्य पदार्थों में संचरण होने से क्या होता है, मानव स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो कुछ वर्षों में अनेक कीटनाशकों को प्रतिबंधित किया गया। तो टोटल 2018 में क्या होता है, अनुपम वर्मा समिति ने किस मंत्रालय, यहाँ कृषि किसान कल्याण मंत्रालय और क्या भारत सरकार ने क्या करा, मतलब इस समिति की सिफारिश पे क्या किया, 18 कीटनाशकों को क्या प्रतिबंधित कर दिया, जिसमें से क्या कहा इसने कि जो 12 है उसे तत्काल रूप में कर दिया और जो
बाकी जो 6 हैं उसको 2020 तक करा। तो अभी ये हम पढ़ चुके हैं गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं एक बार अपने आप। अब लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार किए तो कृषि मृदा पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती है, फिर मवेशी पर्यावरण में अमोनिया जो है निर्मुक्त करते हैं, और कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। तो बताना है कि कौन सा सही है। एक चीज़ और देख ली, ये IAS का क्वेश्चन, तो हमें बताना है कौन सा सही। तो 1 2 3 सारे ही सही हैं, और ये पैराग्राफ जो है हमने अभी अभी पढ़ा था, ये अभी हमने देखा, ठीक है। उसके बाद हमने ये पूरा पैराग्राफ अभी अभी पढ़ लिया था, तो इसमें कुछ नया नहीं गाइस, ये पूरा का पूरा सेम है, आप लोग खुद से एक बार पढ़ सकते हैं। चलिए जो आगे बढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है। तो इसने लिखा कि इससे जो है उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा में उर्वरता संरक्षित रहती है और मृदा कटाव कम हो जाता है, यानी कि सभी बात, ठीक है। मतलब इसने ये बोला कि फसल चक्र की अगर हम बात करें तो किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित अवधि यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पर तक क्या होता है, फसलों को इस प्रकार हेरफेर कर बोने जिससे भूमि उर्वरता शक्ति जो बनाए रखकर अधिक उत्पादन ले सकें, तो इसे फसल चक्र कहते हैं। मतलब एक खेत है, आपने पहले सपोज दाल उगाई, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करा, गेहूं उगा दिया, ठीक है, फिर आपने फिर दाल उगा दी। तो ऐसे करके ना आप जो मृदा की उर्वरकता है उसको बनाए रखेंगे। मतलब दूसरा कि इससे क्या होगा कि फसल भी अच्छे से होगी और मृदा की उर्वरकता भी बनी रहेगी। इसके लाभ बताइए। तो इसमें क्या है, खेती की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और उसमें वृद्धि होती है, पोषक तत्वों और नमी का संतुलन बनाता है। दलहनी फसलों से मृदा में क्या है, भौतिक दशा में सुधार होता है। अब भूमि में जैव पदार्थों की पर्याप्तता रहती है, खरपतवार हो गया, कीट हो गए, रोग हो गए, उस पर नियंत्रण रहता है। फसलों की अवधि मतलब अधिक पैदावार होने लगती है। फसल उत्पादों की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। उपलब्ध साधनों द्वारा क्या है, क्षमतापूर्ण उपयोग होता है। उपलब्ध साधनों का क्षमतापूर्ण उपयोग होता है। अब देखिए यहाँ लिखा है मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण से की अपेक्षा अधिक खतरनाक है। सही बात है। उर्वरक और कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी इसने इसका आंसर जो है इसने का दोनों सही है, R और A की सही व्याख्या करता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है उर्वरक हो गया आपका पीड़ानाशक, कीटनाशक, शाकनाशी मृदा के प्राकृतिक भौतिक रासायनिक जैविक गुणों तो क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, मृदा को बेकार कर देते हैं। जो रासायनिक उर्वरक होते हैं मृदा के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, और ये जीव क्या है, मृदा में नाइट्रोजन परिवर्तन का कार्य करते हैं। अब ये अन उर्वरता में भी वृद्धि लाते हैं और मृदा में जो जल धारण करने की क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। अच्छा, इसके कुछ अंक क्या है, अंश जो है फसलों में चले जाते हैं और जो मानव के लिए क्या है, एक मंद विष का काम करते हैं। तो यहाँ हो गया हमारा मृदा प्रदूषण। अब हम बात करेंगे प्लास्टिक प्रदूषण की, राइट। देखिए यहाँ लिखा है पॉलीथीन मूलतः क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के अणु से मिलकर बनी होती है। इसने कहा एथिलीन जो है ना, यानी कि C2H4, देखिए कार्बन हाइड्रोजन, तो एथिलीन C2H4 का पॉलीमर होती है ये। मतलब पॉलीथीन क्या होती है, एथिलीन का पॉलीमर, राइट। तो पॉलीथीन जो है उसमें एथिलीन के अणु आपस में इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि उनका जैविक रूप से अपक्षय नहीं हो सकता। यानी कि आप अगर बहुत समय तक पॉलीथीन को मिट्टी के अंदर भी गाड़े रहेंगे तो वैसे की वैसी रहेगी। यही कारण है कि प्लास्टिक की थैली उपयोग के बाद फेंके जाने पर खुद से नष्ट नहीं हो पाती और पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन जाती है। अच्छा, इसकी जो खोज है 1953 में इटली के एक रसायन शास्त्री थे जिनका नाम था गिलियो नत्ता और कार्ल जिगरल, जो कि जर्मनी से थे, इन्होंने किया पॉलीथीन का खोज। अब लिखा है सर्वप्रथम देखा जाए तो कार्बन हाइड्रोजन के कण आपस में एक श्रृंखला बनाते हैं, एक सीरीज बनाते हैं, ठीक है, एक श्रृंखला सी बनाते हैं। और इसमें क्या होता है, एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड और द्विबंध यानी कि डबल बॉन्ड के रूप में स्थापित हो जाते हैं क्या, आपके जो कार्बन और हाइड्रोजन के जो कण हैं। अब इस खोज के लिए क्या है, गिलियो नत्ता और क्या है कार्ल जिगरल को क्या होता है 1963 में रसायन का नोबेल पुरस्कार भी मिल गया। तो ये हो गई इम्पोर्टेंट बात। अब प्लास्टिक के थैले के क्षय होने में बहुत समय लगता है, और जो थैले क्या है आपका थर्मोप्लास्टिक है, जिससे एथिलीन के बहुलकीकरण से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब ये अक्षयकारी प्रदूषक पदार्थ हैं जो मृदा प्रदूषण के साथ साथ वातावरण को भी क्या करते हैं, प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें प्लास्टिक
लोहा, शीशा, ये सब जो पदार्थ हैं अपक्षयकारी प्रदूषक हैं जो कि जीवाणुओं द्वारा नष्ट नहीं होते। ठीक है, इसकी विघटन की क्रिया कम होती है वातावरण में। ये एकत्र रहकर क्या करते हैं, वातावरण को प्रदूषित करते हैं। पर्यावरण में निर्मुक्त होने वाले माइक्रोबिड प्लास्टिक के 5 मिलीमीटर से छोटे कण हैं जो जल शोधन संयंत्रों द्वारा फिल्टर नहीं हो पाते हैं और ये मुख्यतः धुलाई, सौंदर्य प्रसाधन आदि में मिलाए जाते हैं और अंततः क्या होता है, जलीय समुद्री पारितंत्र में घुल जाते हैं। मतलब ऐसा समझिए कि सपोज कोई क्रीम है, उसमें है ये, ठीक है, माइक्रोबिड्स प्लास्टिक है किसी क्रीम में। अब क्रीम नहीं, फेस वॉश मान लीजिए, फेस वॉश में आपकी माइक्रोबिड प्लास्टिक है। ठीक है, अब आपने फेस वॉश किया, उसके बाद पानी से धो लिया। अब ये पानी कहीं नदी वदी में होता हुआ कहाँ जाएगा, समुद्र तक, किसी नदी से होता हुआ समुद्र तक जाएगा और उसके पारितंत्र में घुल जाएगा। क्या घुल जाएगा, ये माइक्रोबिड्स प्लास्टिक घुल जाएगा। ये अपने साथ खतरनाक रसायन को भी जमा कर लेते हैं और समुद्री जीवों के आहार में शामिल हो जाते हैं और उन्हें व्यवहार में परिवर्तन, उनके जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन आ जाता है। अब पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है, लेकिन वर्तमान में इससे सर्वाधिक खतरा किसको है, समुद्री पारितंत्र को है, क्योंकि वही सब है, हमने कहा वो बह के समुद्र तक चले जाते हैं। अब 2018 के यूके ने माइक्रोबिड्स के प्रयोग पर क्या लगा दी, रोक लगा दी और विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या है आपकी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, क्या है, पर्यावरण, ये 2018 की है, आप ये प्लास्टिक का है तो 2018 की थीम यही थी, बीट प्लास्टिक प्रदूषण। अच्छा, पॉलीथीन की थैली को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बनी होती है, तो किससे बनी होती है गाइस, पॉलीमर से बनी होती है, एथिलीन के पॉलीमर से बनी होती है। किससे बनी होती है, एथिलीन यानी कि C2H4 के पॉलीमर से बनी होती है। और क्या है, एथिलीन में एथिलीन के अणु आपस में इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि उसका जैविक रूप से अपक्षय नहीं हो पाता है। अब क्या होता है, यही कारण है कि प्लास्टिक की थैलियाँ उपयोग के बाद फेंके जाने पर खुद से नष्ट नहीं हो पाती और पर्यावरण प्रदूषण करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो है जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है। गोबर हो जाता है, खाद्य पदार्थ भी, प्लास्टिक नहीं होता है वैसे, ये हम सब जानते हैं। तो प्लास्टिक भी नहीं होता है, लोहा भी नहीं होता है और शीशा भी नहीं होता है। ये सब क्या है, अपक्षयकारी प्रदूषक है, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है। ठीक है, जो कि जीवाणुओं द्वारा नष्ट नहीं होती है, विघटन की क्रिया उसकी होती है, इसकी विघटन की क्रिया क्या होती है, कम होती है, धीरे धीरे होती है। वातावरण में ये एकत्र रहकर क्या करते हैं, प्रदूषण करते हैं। और क्या है कि ये है विकल्प भी, बस इतनी सी बात है। पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं मतलब माइक्रोबिड्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है, क्योंकि समुद्री पारितंत्र को क्या करता है, हानि पहुंचाती है। ठीक है, तो गाइस ये अभी हमने सेम वही पैराग्राफ है जो ऊपर पढ़ा था, इसमें कुछ नया नहीं है, तो एक बार आप इसे खुद से रीड कर लीजिए। अब लिखा निम्नलिखित में किस क्षय होने से सबसे अधिक समय लगता है, किसे क्षय होने में, तो सिंपल सी बात है, प्लास्टिक के थैले को। तो प्लास्टिक के थैले के क्षय होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। प्लास्टिक का थैला जो है एक क्या है, थर्मोप्लास्टिक है, एथिलीन का बहुलकीकरण से प्राप्त होता है, अक्षयकारी प्रदूषक है, मृदा प्रदूषण के साथ साथ वातावरण को भी क्या करता है, प्रदूषित करता है। चलो दूसरा भी पढ़ लेते हैं, इसके नेक्स्ट है रेडियोधर्मी और अन्य गैसीय प्रदूषण की बात करते हैं। क्या होता है कि 1986 में सोवियत रूस में क्या होता है, चेरनोबिल, तो ये पूरा याद रखिए कि 26 अप्रैल 1986 में क्या होता है, सोवियत रूस में क्या होता है, चेरनोबिल में क्या होता है, एक परमाणु केंद्र में एक नाभिकीय दुर्घटना हो जाती है। कहाँ, चेरनोबिल, सोवियत रूस में, राइट। मानवीय भूल के कारण क्या होते हैं, घातक रेडियोधर्मी कण जो है वातावरण में मिल जाते हैं और जिससे क्या होता है, बहुत सारे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। अब विघटित होते रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स से उत्पन्न होने वाला विकिरण रेडियो एक्टिव प्रदूषण का स्रोत होता है। ठीक है, ये विकिरण जीवों के ऊतकों अंगों को क्षति पहुंचाते हैं, उनकी कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न करते हैं। विकिरण के प्रभाव से क्या होता है, जीवों के आनुवांशिक गुणों पर भी क्या है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। किस पे, आनुवांशिक गुणों पर। रेडियोधर्मी प्रदूषण सभी जीवित प्राणियों लाइक आपका मानव हो गए, आपका पशु पौधे, इसमें आनुवांशिक परिवर्तन ला सकता है और रक्त संचार में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अनेक प्रकार के कैंसर उत्पन्न कर
सकता है और मृदा में विद्यमान जो आपके विभिन्न खनिज है उसको असंतुलित नहीं कर सकता। ठीक है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। एक तो होता है कायिक प्रभाव, आनुवंशिक प्रभाव। जैसे कायिक प्रभाव की बात करें तो ऊतकों अंगों को क्षति पहुंचाकर उनकी कार्य प्रणाली में बाधा उत्पन्न करता है। दूसरा इसने कहा एनीमिया हो गया आपका, या रक्तस्राव, इसमें इसके कारण से क्या है व्यक्ति की या मृत्यु हो सकती है। फिर है आनुवंशिक प्रभाव की बात करें तो इसने कहा ड्रोसोफिला पर अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि इससे क्या है उत्परिवर्तन दर में वृद्धि हो जाती है, यानी कि उत्परिवर्तन आप कोविड में बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे। आनुवंशिक गुणों पर क्या है व्यापक प्रभाव पड़ता है इसका। अब देखिए भारत में भी ऐसा कुछ हुआ, मतलब भोपाल के क्या है यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र के टैंक 610 में क्या है 2 दिसंबर 1984 में क्या होता है रात के 10 बजे जल प्रवेश कर गया और 42 टन जो है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस उसमें भरी हुई थी और जल से रासायनिक क्रिया के बाद क्या होता है टैंक का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और ये तापमान जो टैंक होता है ना वो इतना उच्च तापमान सहन नहीं कर पाता है और गैस टावर को खोलना पड़ता है। अब क्या है विषाक्त गैस हवा में घुल जाती है और 3 दिसंबर की सुबह 2:10 पर क्या होता है खतरे का जो आपका सायरन बजने लगता है और 4 बजे गैस के रिसाव पर काबू पा लिया जाता है। मतलब 2:10 से लेकर 4 बजे, मतलब एटलीस्ट अप्रॉक्स 2 घंटे तक गैस का रिसाव होता रहता है। तो अब क्या हुआ कि राज्य सरकार के अनुसार जो ये त्रासदी, इसमें बहुत लोगों की जान चली गई। तो इस त्रासदी में क्या हुआ कि 4000 से अधिक लोग मारे गए और बाद में गैस जनित रोग से हजारों लोग गंभीर रूप से पीड़ित रहे। मतलब इसका जो प्रभाव है वो लोगों में रह ही गया। ठीक है, जो मरे नहीं उनमें बहुत ज़्यादा रह गया। अब है आपका मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, MIC का रासायनिक सूत्र क्या है यहाँ पे CH, ये याद रखिएगा गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो CH3NCO जो एक क्या है रंगहीन आंसू उत्प्रेरक ज्वलनशील गैस है और ये जो है बहुत विषैली होती है और इसका प्रयोग कार्बोनेट कीटनाशकों के उत्पादन में किया जाता है। अब नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः ऊष्मीय प्रदूषण का कारक है। अब विभिन्न उत्पादक संयंत्रों में विभिन्न रिएक्टर के अति तापन के निवारण के लिए नदी तालाब के जल का उपयोग किया जाता है। शीतलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप गर्म हुआ जो जल है वो पुनः जल स्रोत में डाल दिया जाता है और इस तरह क्या है गर्म जल से जल स्रोत के जल के ताप में हानिकारक वृद्धि हो जाती है और इसे ही क्या बोलते हैं ऊष्मीय प्रदूषण कहते हैं। तो गैस क्वेश्चन आंसर देखें तो भोपाल गैस त्रासदी की बात करें तो ये घटना कब हुई थी। तो ये घटना हुई थी 1984 में, यानी कि 3 दिसंबर 1984 में। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक रिसाव। ठीक है, तो गैस ये देखिए पैराग्राफ एकदम सेम है, कुछ नया नहीं है, अभी हमने पढ़ा सॉरी। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस का रिसाव हुआ वो कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC, राइट। तो चलिए सेम पैराग्राफ है, आपने अभी देखा। हाँ, तो इसमें ये याद रखें MIC का सूत्र हमेशा याद रखें CH3NCO, ये याद रखिएगा। भोपाल गैस त्रासदी का कारण क्या था? तो मिथाइल साइनाइड का रिसाव था, ये हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये भी इसमें भी कुछ नया नहीं है, बिल्कुल सेम पैराग्राफ है। ठीक है, हमने जो पढ़ लिया है वही। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसाव पर बड़े पैमाने पर मृत्यु हो जाती है? तो देखिए मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम बताइए, तो ये हो गया आपका MIC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है चेर्नोबिल जो कि रशिया में हुई थी, दुर्घटना संबंधित है, तो ये किससे नाभिकीय, ये क्या है आपकी नाभिकीय दुर्घटना है। देखिए ये भी हम पढ़ चुके हैं कि 1986 में क्या होता है सोवियत रूस में चेर्नोबिल स्थित एक परमाणु केंद्र था, उसमें नाभिकीय दुर्घटना हुई। अब मानवीय भूल के कारण क्या होता है घातक जो रेडियोधर्मी कण है वातावरण में चला जाता है, जिससे बहुत सारे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। अच्छा कि ध्यान है कि विघटित होते जो रेडियो एक्टिव क्या है न्यूक्लाइड से उत्पन्न होने वाले विकिरण रेडियो एक्टिव प्रदूषण का स्रोत होते हैं। तो इस विकिरण, ये जो विकिरण है वो जीवों के ऊतकों अंग को क्षति पहुंचाता है, उनकी कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न करता है। विकिरण के प्रभाव से जीवों के आनुवांशिक गुण पर भी क्या होता है हानिकारक प्रभाव पड़ता है। फिर यहाँ रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों कौन से सही है कथन? ये पशुओं के आनुवांशिक परिवर्तन करता है, ये मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, ये रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, कैंसर पैदा करता है। ठीक है, तो इसमें एक ये मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित नहीं करता। ठीक है, ये सेकंड वाला गलत है, बाकी 1
3 और 4 सही है। ठीक है, अब इसमें लिखा है नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्राय कारक है। तो नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग क्या है, ऊष्मीय प्रदूषण का कारक है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग प्राय ऊष्मीय प्रदूषण का कारक है। इसने कहा कि विभिन्न उत्पादक संयंत्रों में विभिन्न रिएक्टरों के अतितापन के निवारण के लिए नदी तथा तालाबों के जल का उपयोग किया जाता है। शीतलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप गर्म हुए जल पुनः जल स्रोतों में गिराए जाते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि गर्म जल से जल स्रोत के जल के ताप में हानिकारक वृद्धि हो जाती है और इसे ही हम बोलते हैं ऊष्मीय प्रदूषण। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है RO ओके। अब है आपका जैव उपचार। तो गाइस ये हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।